आप हमारे मुख्य अतिथि जो कि आ चुके हैं, सभी गणमान्य अतिथि हैं, डॉक्टर शबाना नज़ीर जी, उनको आप प्लीज़ मंच पर लेकर आएं। सुबेश श्रवण जी, के शर्मा जी, कोई बात नहीं, आ जाएंगे। नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान के चेयरमैन डॉक्टर दिलीप जी, तालियों से स्वागत। मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीमती कांता जी, मैं आचार्य ममता नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान के मंच से नक्षत्र मेला 2014 में इस इंस्टीट्यूट की तरफ से आयोजित सेमिनार व कॉन्वोकेशन प्रोग्राम में आए हुए अपने गणमान्य अतिथियों का स्वागत करते हुए कहना चाहूँगी, कतार फूलों की हर तरफ नज़र आई है, कतार फूलों की हर तरफ नज़र आई है, जो आप आए हमारी महफिल में महक उभर आई है। जी हाँ, ये हमारी खुशकिस्मती है कि मुख्य अतिथि आज हमारे बीच अपने आशीर्वचनों से उन सभी विद्यार्थियों की हौसला अफजाई के लिए यहाँ उपस्थित हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन, सभी परीक्षाएं, ज्योतिष रत्न, ज्योतिष आचार्य, पीएचडी की परीक्षा सफलतापूर्वक अर्जित की। मैं अपनी फैकल्टी की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने अपने व्यस्तम क्षणों में से अमूल्य क्षण हमारे लिए समर्पित किए। कहते हैं शुभ प्रकाश एवं ज्योति खुशी का प्रतीक है। यही एक वजह है कि प्रत्येक समारोह का शुभ आरंभ दीप प्रज्वलन से किया जाता है। अतः मैं अनुरोध करूंगी चेयरमैन डॉक्टर आचार्य दिलीप जी से, मैनेजिंग डायरेक्टर कांता जी से, एजुकेशनिस्ट जो हमारे बीच आज आई हुई हैं डॉक्टर शबाना नज़ीर जी से, कि वो दीप प्रज्वलन करने के लिए आएँ और समारोह का शुभ आरंभ करें। देख लेना, अगर देख लेना, नवीन जी को बोल दो, नवीन जी को बोल दो। एक शॉल निकालो, क्योंकि इसके बाद जो है ना शॉल निकाल लो और इसे पीएचडी की लिस्ट वाइज है सारी 6 ही हैं। देकर चिरागों को रोशनी आपने रोशन कर दिया समा हमारा, आलोकित हो गई दिशाएं, लगा महकने मन उपवन, पूर्ण हुई अभिलाषा मन की, मिले आपके शुभ दर्शन, कर लीजिए स्वीकार हमारे स्वागत व सत्कार प्रियजन, आज तुम्हारे चरणों में हम प्रेम पुष्प करते अर्पण। जी हाँ, अतिथि देवो भव की परंपरा को निभाते हुए अब बारी है अपने अतिथियों का स्वागत खुशबू से करने की। इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी नवीन जी से, आप आएँ, नवीन जी आप आएँ, और सुबेश श्रवण जी का स्वागत पुष्पों से करें, पुष्प और शॉल से करें। मैं बुलाना चाहूंगी नागेश तंवर जी को। आप उमेश प्रताप जी का स्वागत पुष्पों से और शॉल से करें। इधर से इधर से
अब मैं बुलाना चाहूँगी अंजुला जी को डॉक्टर शबाना नज़ीर जी का स्वागत पुष्पों से कर। वो तो जेंट्स के लिए है ना। हाँ हाँ। अब मैं बुलाना चाहूँगी जग प्रवेश जी को। के शर्मा जी का स्वागत करेंगे पुष्पों से। के शर्मा जी को। आप ज्योतिष गुरु मैगजीन के संपादक हैं। अब मैं बुलाना चाहूंगी मोहित जी को। चेयरमैन नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान डॉक्टर दिलीप जी का स्वागत करेंगे पुष्पों से। अब मैं बुलाना चाहूंगी नेहा भट्ट जी को। मैनेजिंग डायरेक्टर कांता जी का स्वागत पुष्पों से करेंगी। अच्छा मित्तल जी। विजय शर्मा जी का स्वागत पुष्पहार से करेंगे। नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान के चेयरमैन डॉक्टर आचार्य दिलीप कुमार जी ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, हस्तरेखा, नाड़ी ज्योतिष, हस्तलिपि विशेषक, अंक ज्योतिष, टैरो कार्ड रीडिंग, रत्न विशेषक, उच्च कोटि के लेखक, आईफास के सम्मानित, आजीवन डायमंड सदस्य, गोल्ड मेडलिस्ट, ज्योतिष रत्न, ज्योतिष मार्तंड आदि पुरस्कारों से सम्मानित, पिछले 17 वर्षों से ज्योतिष व वास्तु में निःशुल्क परामर्शदाता होने के साथ साथ अपने व्यवहार में सूर्य जैसी तेजस्विता, चंद्रमा जैसी शीतलता को समेटे हुए ज्योतिष जगत में उभरते हुए सूर्य के समान हैं, जो कि अपने ज्ञान की किरणों से संपूर्ण समाज को प्रकाशवान कर रहे हैं। कहते हैं फूलों की सुगंध वायु की दिशा में फैलती है, पर एक व्यक्ति की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। आप जैसी प्यूरिफाइड सोल के लिए जितना कहा जाए उतना कम है। फिर भी आपकी समाज के प्रति निस्वार्थ सेवा, मेहनत, डेडिकेशन को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि एक निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो सभी काट लेते हैं, जिंदगी जियो ऐसी कि एक मिसाल बन जाए। इसी के साथ ही मैं नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की मैनेजिंग डायरेक्टर कांता जी के बारे में बताना चाहूँगी कि आपने घर परिवार बच्चों की जिम्मेवारियों को निभाते हुए नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान रूपी परिवार को 2 विद्यार्थियों से शुरू करा था। आज आपके कुशल निर्देशन में 500 से अधिक छात्र ज्योतिष रत्न, ज्योतिष आचार्य, PhD आदि परीक्षाओं को अच्छे अंकों से उत्तीर्ण कर ज्योतिष के प्रति समर्पित हैं। नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान को इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए मैं आपके बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, कामयाबी उनकी ज़िंदगी में कुछ इस तरह से आई, कामयाबी उनकी ज़िंदगी में कुछ इस तरह से आई, जब भी कदम रखा कामयाबी की डगर पर ही रखा। ये तो हुआ स्वागत की शुरुआत। इसके साथ ही हमारे इस प्रोग्राम की एक खास बात ये है कि जिन विद्यार्थियों ने PhD की डिग्री ली है वह अपना शोध पत्र एक एक कर प्रस्तुत करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि ज्योतिष जो जानते हैं वो भी, जो नहीं जानते उनको भी ज्योतिष के प्रति रुझान ज़रूर पैदा होगा। इसी श्रृंखला के अंदर प्रोग्राम के अगले सोपान की ओर अग्रसर होते हुए मैं नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान के तराशे हुए हीरो से
आप सबको रूबरू कराते हुए सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी मिसेस प्रीति सेठी को, जो कि आपको शनि की 7.5 के बारे में बताना चाहेंगी। शनि ग्रह, शनि की 7.5, जब किसी को कहा जाता है कि आपको शनि की 7.5 लगी है, तो सामने वाला जातक या जातिका घबरा जाता है, उसको लगता है कि शायद मुझे कुछ अब होने वाला है, बल्कि ऐसा नहीं है। शनि देव ऐसे हैं कि ठोकते बजाते ज़रूर हैं, मगर उस कुम्हार की तरह कि जिस तरह से कुम्हार मटका बनाता है तो एक हाथ से ज़रूर ठोकता है, मगर दूसरा हाथ भी वो रखते हैं ताकि मटके की शेप अच्छी से अच्छी आ जाए। तो मैं प्रीति जी को कहूँगी आप आएँ और अपना शोध पत्र प्रस्तुत करें। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। मैं शनि की 7.5 के बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगी। जब गोचर का शनि जातक की जन्म कुंडली के चंद्रमा से 12वें भाव पर गोचर करता है तो उस जातक पर शनि की 7.5 चलती है। शनि की 7.5 का कुल समय 7.5 वर्ष तक होता है, जो 2.5 वर्ष तक प्रत्येक राशि में रहती है। आज के समय में शनि की 7.5 तुला राशि पर चल रही है। इसका मतलब यह है कि कन्या राशि पर, तुला राशि पर और वृश्चिक राशि पर, इन 3 राशियों पर शनि की 7.5 चल रही है। पहला चरण 2.5 साल का होता है, जातक में स्थिरता का भाव रहता है। द्वितीय चरण 2.5 साल का, जिसमें जातक को मानसिक और शारीरिक कष्ट दोनों का सामना करना पड़ता है। तृतीय चरण 2.5 साल का, क्रोध बढ़ जाता है, जातक में वैर भावना की भावना पैदा हो जाती है। लेकिन इनसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके उपाय भी हैं। अगर आप पर शनि की 7.5 चल रही है तो उस जातक को जितना भी हो सके महामृत्यु मंत्र का जाप और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगी, ये तो ठीक है शनि की 7.5 है, लेकिन इसके अलावा हमें जितना हो सके प्रभु की भक्ति करनी चाहिए और जितना हो सके मेडिटेशन करनी चाहिए, क्योंकि जितनी हम लोग मेडिटेशन करेंगे उतनी हमारी आत्मा प्रज्वलित होती है और उतना ही हम जितनी भी हमारे ऊपर मुसीबतें आती है उनका हम डटकर सामना करते हैं। या यूँ कहें कि जितनी हमारी आत्मा प्रज्वलित होती है मेडिटेशन के कारण, जितनी भी हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है वो आती ही नहीं है, वो तो बस छू के ऐसे निकल जाती है। इसलिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे शनि की 7.5 है चाहे कुछ भी आए, जितनी प्रभु भक्ति करेंगे उतना ही ज़िंदगी को जीने में मज़ा आता है। धन्यवाद। थैंक यू प्रीति जी। कितने सरल शब्दों में शनि की 7.5 के बारे में आपने जानकारी दी व 7.5 से संबंधित अनजाने भय को दूर करने में दिलो जान से कोशिश की। अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ मिसेस अंजुला जी को, जो कि आकृति एंटरप्राइजेस की डायरेक्टर हैं। आपने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष और रोग में PhD की है। आप ज्योतिष और रोग पर अपने विचार आपके सामने प्रस्तुत करेंगी। मुख्य अतिथिगण, ज्योतिषाचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार जी वे यहाँ पर उपस्थित सभी सभासदों को मैं अंजुला शर्मा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम सब यहाँ नवयुग ज्योतिष संस्थान के एनुअल कॉन्वोकेशन फंक्शन में डिग्री प्राप्त करने हेतु उपस्थित हैं। मैंने रोग व चिकित्सा विषय चुना है, उसी विषय से संबंधित कुछ जानकारी मैं आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। किसी भी व्यक्ति के जन्म से पूर्व कुछ संचित कर्म होते हैं, जिनके आधार पर वह एक विशेष वातावरण में, विशेष स्थान पर, एक निश्चित समय पर, एक विशेष आकार व गुणों के साथ जन्म लेता है और जीवन में समय समय पर कर्मों के आधार पर सुख और दुख भोगता है। जीवन में उत्पन्न होने वाले रोगों का निर्धारण भी इन्हीं कर्मों के अनुसार होता है, अर्थात पूर्व जन्म में किया हुआ पाप ही इस जन्म में रोग के रूप में उत्पन्न होता है। प्राचीन भारतीय संस्कृति में ज्योतिष शास्त्र व आयुर्वेद ही किसी भी रोग की चिकित्सा के मुख्य आधार थे। उस समय सभी वैद्य ज्योतिष शास्त्र का भी ज्ञान रखते थे, अतः ज्योतिष के माध्यम से हम भविष्य में आने वाली परेशानियां और बीमारियों के बारे में सचेत हो सकते हैं। कुंडली का जो भी भाव और ग्रह अशुभ ग्रहों से पीड़ित होगा, पापकत्री होगा, नीच राशि का होगा या अस्त होगा, उसी भाव या ग्रह से संबंधित रोग होने की संभावनाएं होती हैं। यदि यह पाप ग्रह की दशा हो, 30 भाव 3, 6, 11 भावों की दशाएं और उनके स्वामी भी रोग देने में सक्षम हैं। इसके अलावा त्रिक भाव के स्वामी और उनकी दशाओं में भी रोग उत्पन्न होता है। लेकिन मित्रों, कोई भी पाप ग्रह तभी पूरा कष्ट दे पाता है जब हमारे कर्म अच्छे नहीं होते, हम उस परम पिता परमेश्वर से विमुख हो जाते हैं। अतः हमें हमेशा भगवान का स्मरण करते हुए शुभ कर्म करने चाहिए। धन्यवाद।
थैंक यू अंजना जी। कितनी कुशलता से आपने हमारे श्रोताओं को ज्योतिष के माध्यम से रोग को पहचानना सिखाया। अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ मिसेस नेहा भट्ट जी को। आप ज्योतिष आचार्य हैं, 2 साल से इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। आपने जनरल एस्ट्रोलॉजी में पीएचडी की है। आप विवाह में विलंब पर अपना ज्योतिषीय विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर नवयुवक और नवयुवती की यही इच्छा होती है कि समय से उनका विवाह हो, और संतान के विवाह योग्य होने पे प्रत्येक माता पिता की भी यही इच्छा होती है। लेकिन आजकल देखा गया है कि विवाह में काफ़ी विलंब हो जाता है। आइए ज्योतिष के अनुसार विवाह में विलंब होने की कुछ कारणों की चर्चा करते हैं। कुंडली में सप्तम भाव विवाह एवं जीवन साथी का होता है। अगर सप्तम भाव पापी ग्रहों से देखा जाता है या पापी ग्रह उसमें बैठते हैं तो सप्तम भाव का पाप कर्तरी में होना विवाह में देरी करता है। जब भी सप्तमेश त्रिक भाव में जाता है अर्थात 6, 8, 12 में जाता है तो विवाह में देरी होती है। जब भी सप्तमेश कुंडली में अस्त हो, नीच का हो, पाप प्रभाव में हो, पाप कर्तरी में हो तो विवाह में देरी होती है। विवाह का कारक ग्रह शुक्र को माना गया है। जब भी कुंडली में शुक्र अस्त हो, नीच का हो, पाप प्रभाव में हो, वक्री हो तो विवाह में देरी होती है। स्त्रियों की कुंडली में गुरु को पति का कारक ग्रह कहा गया है। यदि किसी स्त्री की कुंडली में गुरु पीड़ित हो अर्थात अस्त हो, नीच हो, पाप प्रभाव में हो तो स्त्रियों का विवाह देरी से होता है। जब भी कुंडली में सप्तम भाव व सप्तमेश पर शनि की दृष्टि हो तो विवाह में विलंब होते हैं। शनि मंगल यदि कुंडली में द्वितीय भाव में हो या अष्टम भाव में हो तब भी विवाह में देरी होती है। शनि मंगल का लगन में बैठना या सप्तम भाव में बैठना भी विवाह में देरी कराता है। चतुर्थ भाव, कुंडली का चतुर्थ भाव सुख का भाव होता है। यदि चतुर्थ भाव में 2 या 2 से अधिक पापी ग्रहों का प्रभाव हो तो भी विवाह में देरी होती है। कुंडली का 12वां भाव शय्या सुख का भाव होता है। इस भाव पर 3 या 3 से ज़्यादा पाप ग्रहों का प्रभाव भी विवाह में देरी करता है। यदि लगन में पाप ग्रहों का प्रभाव हो और लग्नेश अपने से 12वें भाव में गया हो तो भी विवाह में देरी होती है। यदि कुंडली में शनि बली होता है तब भी विवाह में देरी हो सकती है। सप्तमेश का अष्टम भाव में बैठना या अष्टमेश का सप्तम भाव में बैठना भी विवाह में देरी कराता है। यदि कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हो अर्थात अस्त हो, पाप प्रभाव में हो तो भी विवाह में देरी होती है। यदि शनि की दृष्टि चंद्रमा पर या शुक्र पर दोनों पर होती है तब भी विवाह में देरी होती है। धन्यवाद। थैंक यू नेहा जी। आपने कितनी सहजता से ग्रहों नक्षत्रों की गुपचुप मंत्रणा व सांठगांठ के बारे में बताया, जो कि ना चाहते हुए भी विवाह को विवाह में विलंब की कैटेगरी में खड़ा कर देती है। अरुण बंसल जी का स्वागत करूंगी। आप फ्यूचर पॉइंट के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने इस नक्षत्र मेले का आयोजन किया है। मैं राजीव जी से रिक्वेस्ट करूंगी आप आएं और सर का स्वागत पुष्पहार से करें। हाँ, सर को कौन नहीं जानता। सर की मैगज़ीन बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छे उसमें आर्टिकल आते हैं। और थैंक यू फॉर कमिंग सर। अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ मिस्टर मोहित नोटियाल जी को। आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग की है, MBA हैं, विवाह पर PhD की है। आप जनरल एस्ट्रोलॉजी पर अपना शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम मोहित है। सबसे पहले मैं ईश्वर और अपने गुरुजी आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार का नमन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपनी सरलता से पराशर ज्योतिष शास्त्र का शिक्षा मुझे दी। मैंने सर से पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, वास्तु भी सीखा है और ज्योतिष में आचार्य किया है और मैरिज में PhD करी है। उसके बाद मैं एस्ट्रोलॉजी में इस तरह से घुसा कि जब मैंने देखा लाइफ बहुत मिस्टिक होती है, बहुत सी चीज़ों के आंसर हम लोग को नहीं मिल पाते हैं। कई बार हम देखते हैं कि बहुत से लोगों को बहुत सरलता से चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं और बहुत से लोग बहुत मेहनत करते हैं
लेकिन उनका कुछ फल उनको नहीं मिलता है। बहुत बड़े एग्जाम्पल हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, कभी पॉलिटिक्स में नहीं थे, 10 साल पहले आए। बहुत से लोग 30-30 साल से पॉलिटिक्स में मेहनत कर रहे थे, मनमोहन सिंह जी को फल मिला और प्रधानमंत्री बन गए। तो ऐसा बहुत से हम जगह देखते हैं। मैं ब्रीफ में आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि जब भी पूर्व दिशा से कोई राशि, जब भी किसी जातक का जन्म होता है तो पूर्व दिशा से जो राशि उस समय उदित हो रही होती है वो उसकी लगन राशि बन जाती है और उसका एक लगन चार्ट बन जाता है। लगन चार्ट में जो सबसे फर्स्ट हाउस होता है उसका स्वामी लग्नेश कहलाता है, जो कि कुंडली में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अगर किसी का लग्नेश स्ट्रॉन्ग है, बली है, तो वो रोग से मुक्त होता है, शरीर अच्छा रहता है। लग्नेश से हम जनरली शरीर का, आत्मा का, चरित्र का अध्ययन करते हैं, विचार करते हैं। यहाँ ब्रीफ में बोलना है तो सेकंड हाउस में हम लोग कुटुंब का, धन संचय का, सेविंग का और वाणी के बारे में विचार करते हैं। हाउस नंबर 3 से हम लोग पराक्रम, छोटे भाई बहन, कम्युनिकेशन का विचार करते हैं। हाउस नंबर 4 जो है माता का हाउस है, सुख का हाउस है, व्हीकल का हाउस है, जमीन जायदाद का हाउस है। इन सब चीज़ों पे इनके बहुत कारक तत्व होते हैं। मैं बहुत छोटे में 2 या 4 के बारे में ही बोल रहा हूँ। हाउस नंबर 4 से हम इन सब चीज़ों का विचार करते हैं। हाउस नंबर 5 से हम संतान, लर्निंग, इंटेलिजेंस, इन सब चीज़ों का विचार करते हैं। हाउस नंबर 6 से रोग, शत्रु, ऋण का विचार किया जाता है। हाउस नंबर 7 जिसके ऊपर काफ़ी मेरे मित्रों ने बोला है, विवाह के बारे में हाउस नंबर 7 से विचार किया जाता है। हाउस नंबर 8 को हम लोग वसीयत का हाउस कहते हैं। ये मृत्यु का हाउस भी होता है, मृत्यु के कारण भी इसी हाउस में छुपे हैं। हाउस नंबर 9 जो होता है वो पिता का, धर्म का, धन का, भाग्य का कारक होता है। हाउस नंबर 10 जो है वो व्यवसाय का कारक होता है। चाहे आप जॉब में रहेंगे या बिजनेस करेंगे, ये सब हाउस नंबर 10 से पता लगता है। ये आपको फेम भी देता है, लगन भी आपके फेम का कारक होता है। इसके बाद हाउस नंबर 11 है। हाउस नंबर 11 लाभ भाव है, जिसमें बैठे सभी ग्रह अपनी अपनी दशा महादशा में हमें लाभ देते हैं। हाउस नंबर 12 जो है उसके कारक तत्वों में एक विदेश योग आता है, उसके हॉस्पिटलाइजेशन आता है, व्यय आता है, शैया सुख आता है। तो जैसा हमने देखा कि हर हाउस के बहुत सारे कारक तत्व हैं, यानी ज्योतिष जो है बहुत सारी संभावनाएं खोलता है। अब उस संभावना को खोलना, जैसे कि अगर लग्नेश 12th हाउस में जाता है, हम उसको ये नहीं कह सकते एकदम से कि वो जातक बीमार होगा, क्योंकि उस जातक के बीमार होने के लिए हमें बहुत सी और चीज़ें देखनी पड़ेंगी। उसकी संभावना विदेश में सेटलमेंट भी हो सकती है, उसकी संभावना खर्चा भी हो सकती है और जेल भी हो सकती है। अगर हम हाउस नंबर 4 में देखते हैं कि हाउस नंबर 4 पीड़ित है, एक पीड़ित हाउस नंबर 4 भी बहुत सी संभावनाएं खोलता है। ऐसा नहीं कि हाउस नंबर 4 के सुख सारे सुखों का अंत नहीं हो जाता। अगर शुक्र भी पीड़ित है, हाउस नंबर 4 भी पीड़ित है और 4th लॉर्ड भी पीड़ित है, तब हम कह सकते हैं कि शायद हाउस नंबर 4 का एक कारक शुक्र जो व्हीकल का कारक है, हम ये कह सकते हैं कि शायद व्हीकल का सुख नहीं है। लेकिन हम नहीं कह सकते कि माता का सुख बिल्कुल नहीं मिलेगा जब तक कि चंद्र कुंडली में पीड़ित नहीं हो। अगर कुंडली में चंद्र पीड़ित है तो ही हम कह सकते हैं, इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि 4th हाउस की वजह से और चंद्र पीड़ित होने की वजह से माता के सुख में कमी रहेगी। देखिए, ज्योतिष शास्त्र ऐसा है कि हम कुंडली के बेस पे ही, लोग हमें डॉक्टर समझते हैं, हम डॉक्टर के पास काफ़ी सारी रिपोर्ट्स होती हैं, हमारे पास सिर्फ कुंडली और हमारा ज्ञान होता है, लेकिन लोगों की एक्सपेक्टेशन हमसे डॉक्टर से भी ज़्यादा होती हैं। वो चाहते हैं कि थोड़े ही देर में उनकी सब समस्याओं का हल हो जाए, जो कि कठिन है। लेकिन ज्योतिष एक मार्गदर्शन आपकी ज़िंदगी को दे सकता है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि सर से जो हमें मार्गदर्शन मिला है और ज्ञान मिला है, उससे हम लोग भी आगे मार्गदर्शन लोगों को देते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू मोहित जी। आपके शोध पत्र और आपने जो बोला उसको देखकर मैं ये तो कह सकती हूँ, मोहित जी ध्यान दीजिए कि आप एक बहुत अच्छे टीचर बनेंगे, जिन्होंने बिना ब्लैक बोर्ड और चौक के पूरी एस्ट्रोलॉजी हमें सिखा दी। बहुत ही सरलता से कम समय में अपना शोध पत्र जो हमारे सामने एस्ट्रोलॉजी का रखा है, काबिल तारीफ़ है। मैं चाहूँगी एक बार फिर से तालियां बजें। बहुत ही अच्छा। थैंक यू मोहित जी।